अब आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़, दोनों में डिफरेंस, किस किस में डिफरेंस, धन विधेयक में और वित्त विधेयक में, वो भी जान लेना चाहिए। ठीक है, देखिए मैं आपको धन विधेयक को विस्तार से पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको वित्त विधेयक को विस्तार से दोनों उसके टाइप हैं, टाइप 1 टाइप 2 दोनों को आपको विस्तार से पढ़ा चुका हूँ। तो अब मुझे ऐसा लगा कि दोनों में कंपैरेटिव स्टडी हमने अगर कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए इसमें अंतर की बात करते हैं। धन विधेयक, यहाँ जो सारे प्रावधान लिखे हुए हैं वो मैंने धन विधेयक के लिखे हैं, और उस तरफ जो मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे वित्त विधेयक के बारे में लिखे हैं। सबसे पहले देखिए जो आर्टिकल 109 है उसमें धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया लिखी हुई है, कैसे कैसे पारित होगा। केवल लोकसभा में पास किया जाएगा, उसको लोकसभा अध्यक्ष ही उसको निर्णय देगा कि भाई ये धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है, सारी उसमें बातें लिखी हुई हैं, लेकिन उसको जो परिभाषित जो किया हुआ है, उसकी जो परिभाषा दी हुई है वो आर्टिकल 110 में है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि धन विधेयक का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप सीधे सीधे जवाब दोगे आर्टिकल 110 में, 109 नहीं लिखोगे। 109 में उसके बारे में विशेष प्रावधान किए हुए हैं। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ बात करें वित्त विधेयक, हमने पढ़ लिए कि दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2, प्रकार 1 प्रकार 2। प्रकार 1 का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है आर्टिकल 117 के फर्स्ट क्लॉज में। ठीक है, जबकि प्रकार 2 की मैं बात करूं तो प्रकार 2 वो आर्टिकल 117 के थर्ड क्लॉज में उसका उल्लेख मिलता है। ये तो मैंने बात की संवैधानिक रूप से इनकी स्थिति क्या है। ठीक है, अब देखिए जो धन विधेयक होता है उसको लाने से पहले हम राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेते हैं, आवश्यक रूप से उसकी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेते हैं। राष्ट्रपति से पहले पूछते हैं कि हम इस विधेयक को लाने जा रहे हैं तो आपकी हमें अनुमति चाहिए। ठीक है, जबकि जो वित्त विधेयक का टाइप 1 है उसमें भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, लेकिन टाइप 2 में कोई आवश्यक नहीं है। मैंने इसको कट किया हुआ है। ठीक है, दूसरी बात देखिए, इसको केवल लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, धन विधेयक को राज्यसभा में कभी भी इसको पेश नहीं किया जाएगा। टाइप 1 की बात करें वित्त विधेयक में, इसको भी लोकसभा में पेश किया जाएगा, लेकिन जो टाइप 2 है उसको किसी में भी पेश कर सकते हैं, चाहे तो लोकसभा में चाहे तो राज्यसभा में, किसी भी सदन में आप उसको पेश कर सकते हो। ठीक है, तो इसका निर्णय, इस बात का निर्णय कौन दे कि भाई ये विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इस बात का जो निर्णय है वो निर्णय भी कौन देगा, इस बात का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष देगा। ठीक है, ये बात आर्टिकल 109 में साफ साफ तौर पर लिखी हुई है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इस बात का निर्णय कौन देगा, लोकसभा का अध्यक्ष देगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आगे देखिए राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है। देखो हमने धन विधेयक को जब हम लेके आए सदन में, लोकसभा में, धन विधेयक को लाने से पहले हम किसके पास गए, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति को हमने दिखाया पूरा कि जी हम ये वाला जो विधेयक है उसको लाने जा रहे हैं, ये धन विधेयक है, आपकी हमें अनुमति चाहिए। तो जब राष्ट्रपति उसको अनुमति दे देगा तो राष्ट्रपति उसको पूरा पढ़ेगा, तो उसको देखेगा, उसको समझेगा, जब भी तो अनुमति देगा। वो बिना पढ़े या बिना उसको जांच किए तो वो अनुमति देगा नहीं। तो अब सीधे सीधे तौर पे तो राष्ट्रपति उसको स्वीकार भी कर सकता है, जब वो आएगा राष्ट्रपति उसको अस्वीकार भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसको पुनर्विचार हेतु नहीं लौटाएगा। राष्ट्रपति ये नहीं कहेगा पुनर्विचार हेतु कि मैं इसको पुनर्विचार के लिए लौटा रहा हूँ, इसको दोबारा से देखो, क्योंकि पहले राष्ट्रपति को दिखा के हमने पेश किया है उसको। ठीक है, इसलिए ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति कभी भी धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटाएगा, ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, बाकी सब में लौटा देगा। धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएगा। क्यों नहीं लौटाएगा, क्योंकि हमने पहले ही उसको दिखा दिया कि हम इस विधेयक को पेश करने जा रहे हैं, अब लौटाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। समझ गए बात को। दूसरी तरफ टाइप 1 की बात करूं, इसमें पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, टाइप 2 में भी पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। ठीक है भाई, आगे देखिए संयुक्त बैठक बिल्कुल नहीं बुलाई जाएगी। क्यों, क्योंकि केवल लोकसभा में पेश किया जा रहा है, राज्यसभा का इसमें कोई मैटर ही नहीं है, राज्यसभा की शक्तियों को छीन लिया गया है धन विधेयक के संदर्भ में। लेकिन यहाँ इन दोनों केस में, टाइप 1 में भी टाइप 2 में भी, वित्त विधेयक वाले केस में हम दोनों ही केसेस में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा क्या क्या कर सकती है भाई। देखो राज्यसभा धन विधेयक के संदर्भ में संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है, और उन सुझावों को लोकसभा माने या ना माने वो लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा द्वारा दिए गए संशोधन संबंधित सुझावों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, अस्वीकार
राज्यसभा अस्वीकार भी नहीं कर सकती। अब ना तो स्वीकार कर रही है ना अस्वीकार कर रही है, अपने पास कितने दिन रख सकती है? तो मैक्सिमम 14 दिन तक अपने पास रख सकती है राज्यसभा। अगर 14 दिन तक राज्यसभा ने कुछ भी नहीं बताया धन विधेयक के संबंध में, तो 15वें दिन लोकसभा उसको खुद से ही पास कर देगी। लोकसभा खुद ही पास कर देगी, लोकसभा इंतजार नहीं करेगी, क्योंकि अधिकतम समय राज्यसभा के पास कितना होता है? 14 दिन का। 4 बातें याद रखनी है राज्यसभा के संदर्भ में। किससे संबंधित? धन विधेयक से संबंधित। नंबर 1, राज्यसभा संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है, सलाह दे सकती है। भाई आप मानो तो ठीक है, ना मानो तो ठीक है। वो डिपेंड करता है उस सलाह को लोकसभा माने या ना माने। ठीक है, वो अस्वीकार भी, खारिज भी नहीं कर सकती कि भाई हम इसको पास नहीं कर रहे, मजबूरी में पास करना ही पड़ेगा। और अगर मान के चलो 14 दिन तक राज्यसभा ने उसको पास नहीं किया, तो 15 दिन ऑटोमेटिकली उसको पास मान लिया जाएगा। ठीक है, यहां संशोधन भी कर सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है, सारा कुछ कर सकती है। राज्यसभा को पूरी पावर है, यहां भी पूरी पावर है। अब देखो, यहां आपने ध्यान दिया होगा राज्यसभा के पास शक्तियां नहीं है। तो राज्यसभा के पास जब कोई पावर ही नहीं है उसको पारित करने की, तो हम संयुक्त बैठक की क्यों बुलाएं? इसलिए संयुक्त बैठक का प्रावधान भी इसमें नहीं है। बाकी इन दोनों में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया हुआ है। आप ये जानते हो भली भांति, मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है कि धन विधेयक में क्या क्या चीज़ें हैं और वित्त विधेयक में क्या क्या चीज़ें हैं। इनके ऊपर ज़्यादा समय गंवाने की जरूरत नहीं है।